हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, देन पढ़ते हैं कि कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर अंत में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक बात। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक टर्म आती है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन और दूसरी टर्म होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में अंतर हमें समझ में आना चाहिए, जो कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक रिएक्शन है, सपोज ए चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ए के लिए 10 मोल इनिशियली, ए के इक्वल टू 0 पे ए के लिए 10 मोल, और कुछ टाइम बाद हमने क्या पाया कि ए के सारे मोल खत्म हो गए, यानी कि ए का अमाउंट कितना बचा, नील बचा, 0 बचा। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में तो एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी हों तो उनमें से कोई अगर एक रिएक्टेंट भी कंज्यूम हो जाए तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 100% होती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 100% होती है। अगर कोई भी एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए और एक ही रिएक्टेंट है तो वो कंज्यूम हो गया, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो 100% होगी। अब परसेंट यील्ड क्या है भाई, ए 10 मोल था तो कितना बनना चाहिए था जब पूरा खत्म हो गया, 10 मोल कंज्यूम हो गया, तो 1:2 का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो था, मतलब 1 मोल ए से 2 मोल बी बनना चाहिए था। तो 10 मोल ए से कितने मोल बी बनना चाहिए था, 20 मोल बी बनना चाहिए था, और 20 मोल बी पाया भी गया। यानी कि परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 100% हो गई। परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन में थ्योरेटिकल अमाउंट, जो कि स्टोइक्योमेट्री से निकालते हैं, 200, ये होती है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है हमारी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी रिएक्शन का, कि सपोज हमने यही रिएक्शन ली, अब ए लिया 10 मोल जैसे पहले लिया, ए आपकी चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद हमने क्या देखा, ए पूरा का पूरा निपट गया। अब ए पूरा का पूरा निपट गया तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 100% हो गई, क्योंकि एक रिएक्टेंट था और वही कंज्यूम हो गया, तो एक्सटेंट तो 100% हो गई। अब बी बनना चाहिए था 20 मोल जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, लेकिन अब कितना पाया जा रहा है, 15 मोल पाया जा रहा है। तो परसेंट यील्ड तो 100% नहीं होगी, लेकिन कितनी होगी, कुछ कम होगी ऑब्वियसली। तो ऑब्जर्व्ड अमाउंट कितना है, 15, कैल थ्योरेटिकल अमाउंट कितना है आपका 20, तो 15/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो अपने को ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये क्या एग्जाम्पल है, अगेन वही, ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी। अब क्या एक चीज़ आ गई, अब हमारा रिवर्सिबल आ गई रिएक्शन। ठीक है, अब अभी तक हमारी क्या थी, दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, सिंगल एरो से डिनोट कर रहे थे। अब हमारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन भाई अब क्या होती है, ठीक है अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बात समझो कि इनिशियली हमने क्या, ए लिया था 10 मोल भाई लिया था, कुछ टाइम बाद हमने क्या पाया कि ए बस 2 मोल बचा है। अब सारा का सारा खत्म नहीं हुआ, ये 0 मोल नहीं बचा, ए 2 मोल बचा है। ठीक है, यानी कि कंज्यूम कितना हुआ, 8 मोल कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो अब ए 2 मोल बचा है, तो क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 100% होगी, नहीं होगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अब 100% नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूम कितना हुआ है, 8 ही मोल हुआ है, ना कि 10 मोल हुआ है। तो एक्सटेंट कितना हो गया, 8/10 इंटू 100, यानी कि 80% रिएक्शन हुई है भाई। अभी तो 2 मोल और रिएक्ट होना बचा है, 20% रिएक्शन अभी बची हुई है। ये बात समझ में आई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल समझ में आई कि 10 मोल था, जब 10 के 10 मोल कंज्यूम हो गया, मतलब एक्सटेंट कितना, 100%। तो अगर 8 मोल कंज्यूम हुआ है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 80% होगा। 10 मोल कंज्यूम होने पे 100%, तो 8 मोल कंज्यूम होने पे 80%। सिंपल यूनिटरी मेथड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब परसेंट यील्ड कितना होना चाहिए, परसेंट यील्ड देखो 10 मोल था और 2 मोल बचा, मतलब 8 मोल कंज्यूम हुआ। अब परसेंट यील्ड निकालते हैं स्टोइक्योमेट्री से, तो 8 मोल कंज्यूम हुआ, तो 1:2 का रेशियो है। अब 8 मोल अगर कंज्यूम हुआ तो कितना बनना चाहिए था, 1 से 2 मोल बन रहा है, तो 8 मोल कंज्यूम होने से कितना मोल बनेगा, 16 मोल बनेगा। भाई 2 मोल तो बचा, तो 8 कंज्यूम हो तो 8 से कितना बनना चाहिए, 16 मोल बनना चाहिए, और 16 मोल बन भी रहा है। तो अब परसेंट यील्ड कितना है, परसेंट यील्ड आपका 100% है। तो एक बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर में हम एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का वेरिएशन पढ़ेंगे, लेकिन परसेंट ऑफ द यील्ड ऑफ द रिएक्शन हम बाय डिफॉल्ट 100% मान के चलेंगे, यानी कि स्टोइक्योमेट्री हम कंज्यूम्ड अमाउंट पे लगा सकते हैं, और स्टोइक्योमेट्री हमेशा कंज्यूम्ड अमाउंट पे ही लगती है कि 1 से 2 मोल बना तो कंज्यूम कितना मोल हुआ, 8 मोल कंज्यूम हुआ, तो उससे 16 मोल बनने चाहिए थे और बन भी रहे हैं, और परसेंट यील्ड 100% ही हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। अब एक नोट करके एक बात आप समझो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम केमिकल
इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी होगी। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। और रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से होगी, इसको पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में। तो ये बेसिक अपने को इन 3 वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात समझ में आनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो कई सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सटेंट के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन एक्सटेंट, अब एक्सटेंट हमें समझ में आ गया है कि रिएक्शन कितनी होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी नो नीड टू से रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा क्या होता है, अगर हम बात को समझें, ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि इस रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट, अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो वो सिंगल रिएक्टेंट, और अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में तो कोई भी एक रिएक्टेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपका एक्सटेंट कितना होगा, इसका 100% होगा। ठीक है, तो एक्सटेंट कितना होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन का, आपका 100% होगा। तो अगर किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपकी है तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक रिएक्टेंट आपका पूरा का पूरा निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो हम जनरली पढ़ते भी हैं। इनको हम यूनिडायरेक्शनल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात, इनका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके न्यूट्राइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस आपका क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने का कोई सेंस नहीं है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि आपका इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3 प्लस NaCl, उससे आपका AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है प्लस NaNO3 एक्वस, तो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करती। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों प्रोसीड कर रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और ऐसी अन्य रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, इसका जवाब हमें मिलता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि रिएक्शन की फिजिबिलिटी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन क्यों नहीं होगी, ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में। तो उसका वेट करिए। अभी के लिए एक बात समझिए कि अगर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है तो ये दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इनका एक्सटेंट कितना होगा, 100% होगा, मतलब कम से कम एक रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ऐसे ही और एग्जांपल हो सकते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा गैसियस रिएक्शन को अगर हम ओपन वेसल में करा दें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें, सॉलिड को हीट कर दें, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। अब ये ओपन वेसल में ही क्यों गैसियस रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, क्लोज में क्यों नहीं, इस बात को हम अभी देखते हैं। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, एग्जांपल्स रटने नहीं है लेकिन समझ में आने चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के बेसिक बात है, ये बात हम कर ही चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कम से कम एक रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि एक रिएक्टेंट कम से कम 0 बचेगा, नील बचेगा, तो आपका एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी, सभी रिवर्सिबल रिएक्शन की 100% होगी। ये बात अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हम समझे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, बाय डायरेक्शनल एरो से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कितने रिएक्शन हमें दिख रही हैं, 2 रिएक्शन दिख रही हैं, 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती हैं। रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन, जो लेफ्ट टू राइट वाली रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगी, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। और दूसरी जो आपकी रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट वाली रिएक्शन, जिसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और ध्यान रखा जाए कि ये दोनों जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये साइमल्टेनियसली रन करती है। अब साइमल्टेनियसली रन करने का क्या मतलब है, पहली बात तो ये समझो कि अगर कोई भी ऐसे बाय डायरेक्शनल एरो करके ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, और प्रोडक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की। ठीक है, दोनों की आपस में
इंटरचेंज होने की एक नेचुरल टेंडेंसी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट पहले सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, देन जब प्रोडक्ट सारा बन जाएगा तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। जब चेंज ही नहीं हुआ हो तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे? तो ये बात सही नहीं है। होता क्या है कि रिएक्टेंट आपने कुछ लिया, रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनेगा, वैसे ही प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि इनिशियली तो जब आपने खाली रिएक्टेंट लिया तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद आपका क्या होगा कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाने लगेगा और रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना रहा होगा। यानी कि शुरू में रिएक्शन आपकी यूनिडायरेक्शनल होगी, लेकिन क्षण भर के बाद ही रिएक्शन बाय डायरेक्शनल हो जाएगी। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी साथ साथ प्रोसीड करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी साथ साथ प्रोसीड करेगी। तो इसका यही मतलब है कि जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, एज प्रोडक्ट्स फॉर्म दे स्टार्ट कन्वर्टिंग बैक इनटू रिएक्टेंट्स एंड नाउ रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं वैसे ही प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं, और रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहे होते हैं फ्रॉम t=0 टाइम ओनली। और ये भी कभी भी कंप्लीशन को नहीं प्रोसीड करती है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी पूरी ख़त्म नहीं होने वाली है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी अब ये ख़त्म हो गई। रिएक्शन ख़त्म कब कहलाती है? जब आपका कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है पूरा का पूरा, और रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो गया तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन ना कहला के इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट आपका पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर आपकी क्लोज्ड वेसल में कराई जा रही है तभी हमारी क्या होंगी? रिवर्सिबल रिएक्शन मेंटेन होगी बेसिकली। ठीक है, अब ये क्लोज वेसल ही क्यों? ठीक है, क्लोज वेसल ही क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें, पहला एग्जांपल लें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया गैस प्लस HCl गैस। तो अगर आपका ये अमोनिया गैस और HCl गैस अगर आपने ओपन वेसल में ले लिया तो भाई ये तो उड़ जाएंगी। तो जैसे ही आपने क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड लिया, जैसे ही वो अमोनिया और HCl में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही अमोनिया HCl अगर गैस और ओपन कंटेनर में लिया है भाई तो उड़ जाएंगी। तो अमोनिया और HCl को अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी आपकी ओपन कंटेनर में एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जनरली गैसेज इन्वॉल्व होती हैं। अगर गैसेज इन्वॉल्व नहीं है तो आपका क्लोज वेसल हो चाहे ओपन वेसल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अगर हम इसको हल्का सा हमने लिया एक ओपन वेसल में, तो इसमें क्या होगा? हमने हीट करेंगे इसे हल्का सा, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओपन वेसल लिया है तो CO2 गैस तो उड़ जाएगी। तो अब कैल्शियम ऑक्साइड अकेले तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, CO2 के साथ रिएक्ट करके ही कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन कर सकता है। तो खाली ये अगर ओपन वेसल में कराई गई तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर आपकी गैसियस रिएक्शन आपकी ओपन वेसल में कराओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर आपने क्लोज कंटेनर में करा दिया तो CO2 गैस को एस्केप आउट करने का मौका नहीं मिलेगा, और CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा आपस में रिएक्ट कर लेंगे और रिवर्सिबली आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना लेंगे। ध्यान रखा जाए ये चीज़ साइमल्टेनियसली होती है। इसको ऐसे ना समझें, दोबारा बता रहा हूँ कि पहले ये इसमें कन्वर्ट हुआ फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ। ये बात मैं शुरू में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो क्लोज्ड वेसल इज इंपॉर्टेंट अगर कोई भी गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है। एग्जांपल्स तो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपकी रिवर्सिबिलिटी शो कर सकती है ओनली इफ इट इज़ अकरिंग इन अ क्लोज वेसल। मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपकी रिवर्सिबिलिटी कभी शो करेगी? जब आपकी क्लोज वेसल में होगी। अब एक बात यह है कि क्लोज वेसल का मतलब क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? नहीं, ध्यान रखा जाए कि क्लोज वेसल आपका क्लोज रिजिड वेसल भी हो सकता है और क्लोज नॉन रिजिड वेसल भी हो सकता है। अगर ये क्लोज रिजिड वेसल है तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर क्लोज नॉन रिजिड वेसल है यानी कि पिस्टन फिटेड वेसल भी हो सकता है, पिस्टन फिटेड कंटेनर भी हो सकता है, जिसका क्या मतलब है कि P एक्सटर्नल जो है
वो पी इनसाइड के बराबर है, यानी कि आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर आपका बराबर है। तो किसी भी टाइप के क्लोज वेसल में, चाहे क्लोज रिजिड वेसल हो, चाहे क्लोज नॉन रिजिड वेसल हो, रिजिड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, नॉन रिजिड मतलब पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इनसाइड, तो कोई भी टाइप का क्लोज वेसल हो उसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपकी रिवर्सिबिलिटी को शो करेगी। ठीक है, ओपन कंटेनर में लेकिन कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी शो नहीं हो पाएगी क्योंकि गैसेस एस्केप आउट कर जाएंगी। अब दूसरी बात आती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाएगी, कभी भी फुल्ली कंप्लीशन पे 100% कंप्लीशन पे नहीं जाएगी, यानी कि अगर 100% कंप्लीशन पे चली गई मतलब वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बन गई। इरिवर्सिबल रिएक्शन बन गई मतलब उसका रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, कोई भी रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका कभी भी कंज्यूम नहीं होगा, मतलब एक्सटेंट कभी भी 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा। अब कंप्लीशन पे नहीं जाएगी तो क्या कहेगी रिवर्सिबल रिएक्शन? एक नारा ध्यान रखो, स्लोगन ध्यान रखो कि एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन विल ऑलवेज अचीव अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 रिवर्सिबली आपका चेंज हो रहा है ट्वाइस ऑफ NH3। सपोज आपने T = 0 पे 1 मोल नाइट्रोजन लिया, अब 3 मोल हाइड्रोजन लिया, तो अगर आपका रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में तो 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक रिएक्टेंट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। ठीक, और अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों की दोनों या तीनों के तीनों जितने भी रिएक्टेंट हैं वो तीनों के तीनों ही कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है और मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही सबसे पहले कंज्यूम अप होता है, ये बात अपने को पता है। तो अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कोई भी रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होने वाला, एक्सटेंट 100% से कम ही होगा। तो अगर T = 0 पे 1 मोल लिया है, 3 मोल लिया है, तो आपका जब इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि हम बोले T = T, इक्विलिब्रियम जब आपका आ जाएगा, जब आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम टाइम, तब आपका जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट 0 मोल नहीं होगा, चाहे हाइड्रोजन है उसका भी अमाउंट आपका 0 नहीं होगा, कुछ का कुछ होगा। ये बात आपने को समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इसका एक्सटेंट कभी भी 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा। ठीक, और जितना भी कंज्यूम्ड अमाउंट होगा उस पर हम स्टोइक्योमेट्री लगा सकते हैं। सपोज आपका 1 मोल था T = 0 पे और कितना कंज्यूम हो गया नाइट्रोजन, आधा मोल कंज्यूम हो गया, आधा मोल कंज्यूम हो गया नाइट्रोजन। आपका नाइट्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो अगर नाइट्रोजन आधा मोल कंज्यूम हुआ तो हाइड्रोजन कितना मोल कंज्यूम होगा, 1:3 का रेशियो है, तो आधा मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ तो 3 × 0.5 यानी कि 1.5 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। और 1:2 का रेशियो है नाइट्रोजन और अमोनिया में, तो और आधा मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है तो अमोनिया कितने मोल बन जाएगा, आपका 1 मोल अमोनिया बन जाएगा। ठीक, और 1 मोल नाइट्रोजन था और आधा मोल कंज्यूम हुआ तो T = T इक्विलिब्रियम पे आधा मोल आपका नाइट्रोजन बच जाएगा और 1.5 मोल आपका हाइड्रोजन बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 1.5 मोल कंज्यूम हो गया और 1.5 मोल हाइड्रोजन बच गया और 1 मोल अमोनिया बन गया, क्योंकि 2 × 0.5 मतलब 1 मोल। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि कंज्यूम्ड अमाउंट पे आप स्टोइक्योमेट्री लगा दोगे, यानी कि परसेंट यील्ड को आप 100% मान के चलोगे हमेशा। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी फिजिकल प्रोसेस होगी तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस होगी जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिवर्सिबली आपका क्या बना लेंगे, आपका HCl बना लेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl बना लेंगे, तो इसे क्या बोल देंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। जनरली हमें इस चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात करनी है, केमिकल रिएक्शन में ही जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है उसको डिस्कस करना है। एक छोटा सा सेगमेंट आता है फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की स्टडी को, जिसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपके फेज चेंज, जैसे कि वाटर लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू गैसियस वाटर, ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा कोई भी एलोट्रॉपिक चेंज, जैसे कि कार्बन सॉलिड जो आपका ग्रेफाइट रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू कार्बन सॉलिड डायमंड, तो ग्रेफाइट चेंजिंग इनटू डायमंड अगेन आपका एक एलोट्रॉपिक चेंज है जो कि आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल होगा। ऐसे ही सॉल्वेशन, जैसे कि NaCl सॉलिड अगर आप उसको पानी में घोल दोगे NaCl एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका
फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकल लेवल पे हमें समझ में आना चाहिए, बाकी इसकी स्टडी हम सेपरेटली करेंगे, लेकिन जनरली हमें स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम की ही करनी है। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए इस चीज़ को पढ़ो और अच्छे से अपने दिमाग में फिट करो।